नमस्कार, मैं जयकृति आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक उत्पादन के लिए बैंगन की वैज्ञानिक रोपाई तकनीक। दुधारू पशुओं से स्वच्छ दुग्ध उत्पादन की तकनीक। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने बैंगन की नर्सरी डाली थी, इनकी पौध रोपाई के लिए तैयार है। तो वे तैयार पौध की रोपाई वैज्ञानिक तरीके से करेंगे, तभी उन्हें अधिक पैदावार मिलेगी। तो बैंगन की तैयार पौध की रोपाई किस तरह से करना है, इस बारे में जानकारी दे रही है जिला भोपाल की सहायक बीज अधिकारी हेमलता वर्मा। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रीष्मकालीन बैगन की बुआई का समय आ गया है, तो इसके लिए सबसे पहले किसान भाई बैगन की रोपाई करें। बैगन की कुछ उन्नत किस्में हैं, जिसमें है पूसा क्लस्टर, पूसा पर्पल लॉन्ग, इस तरह की किस्में हैं। कुछ हाइब्रिड किस्में हैं, पूसा हाइब्रिड 6-5, पूसा हाइब्रिड 6 एंड पूसा हाइब्रिड 9, इस तरह की कुछ हाइब्रिड किस्में भी हैं। किसान भाइयों, बैंगन की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको सबसे पहले जमीन का चयन एवं इसकी तैयारी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो इसके लिए दोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। पहली जुताई हैरो तथा इसके बाद कल्टीवेटर से जोतकर पाटा लगाकर भूमि को समतल कर ले। बुआई से पहले सड़ी हुई गोबर की खाद 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद, करीब 100 से 150 केजी नत्रजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और करीब 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से हम उपयोग करेंगे। और उपयोग करने के लिए नत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई से पहले, और बाकी नत्रजन की जो शेष मात्रा बच जाती है उसको हम 2 से 3 टॉप ड्रेसिंग के रूप में अपने खेत में देंगे। तो जब पौधा करीब अपनी 3 से 4 पत्तियों की हो जाए तो आप अपन उसको ट्रांसप्लांटिंग के लिए उपयुक्त उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, पौधे रोपण से पहले कार्बेंडाजिम नामक फफूंदी नाशक दवा की 2.5 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पौध उपचार अवश्य कर लेना चाहिए और पौध की जड़ों को घोल में 10 से 15 मिनट तक डुबाकर रखना चाहिए। इसके उपरांत ही आप पौधरोपण का कार्य करें। किसान भाइयों, बैगन की फसल को हम उसके पौधे के हिसाब से अलग अलग प्लांटिंग डिस्टेंस यूज करते हैं। जैसे अगर पौधे के छोटे बड़ा बार वाला पौधा है, डॉर्फ जिसको बोलते हैं, तो 45 बाई 45 पे बुआई करें। अगर अच्छा बड़ा जिसका फॉलिएज ज़्यादा स्पेस घेरता है तो 60 बाई 45 इसके लिए उपयुक्त रहता है। जो ट्रांसप्लांटिंग करें तो वो सुबह या शाम के समय करें किसान भाई, क्योंकि उस समय अपना सूर्य का प्रकाश पौधों पर ज़्यादा तीखा नहीं पड़ता है। तो अगर सुबह या शाम के समय करें और उसके बाद हल्की सिंचाई कर दें तो उससे पौधे को बढ़वार में सहायता मिलती है। खेत में नमी की कमी ना होने दें। अभी जैसे हम गर्मी के लिए कर रहे हैं तो हफ्ते भर के अंदर दूसरी बार सिंचाई करें। जैसे अपनी ज़मीन की आवश्यकता को देखते हुए करीब से 1 हफ्ते के अंदर सिंचाई का रिपीटिशन करते रहें। और जल निकास का किसान भाई ध्यान दें कि खेत में जल भराव ना हो, जिससे हमारे पौधों को नुकसान ना पहुँचे। अब आइए बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन की। खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण हेतु पेंडिमेथिलीन की 3.3 लीटर मात्रा को 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से पूर्व खेत में प्रयोग करने पर सभी प्रकार के खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि खेत में काफ़ी खरपतवार आ जाते हैं, चौड़ी सकरी पत्ती वाले, तो किसान भाई अपने खेत को खरपतवारों से मुक्त करें। इसके लिए 2 से 3 बार निदाई गुड़ाई करते रहें, डोरा या कुल्पा चलाएं, जिससे कि खेत में अवांछनीय पौधे ना उग पाए, जिससे कि हमारे पौधों की वृद्धि पर प्रभाव ना पड़े। क्योंकि अगर खरपतवार उगाते हैं तो वो पौधे की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं और रोग और कीटों के बढ़ने को भी प्रभावित करते हैं। पौधों पर रोग और कीट अधिक मात्रा में आते हैं, तो इसलिए अपने खेत को समय समय अपनी दाई कुड़ाई करते रहें। इससे एक तो भूमि का एरेशन अच्छा होगा और पौधे को प्रॉपर रूप से बढ़ने में मदद भी मिलेगी।
किसान भाइयों, अभी तक आपने देखी खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली। दुधारू पशुओं से स्वच्छ और शुद्ध दुग्ध उत्पादन लेने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो आप दूध दोहन से लेकर उसे बाजार तक बेचने तक कौन कौन सी सावधानियां रखें जिससे कि आपको स्वच्छ और शुद्ध दुग्ध मिले, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर के डॉक्टर प्रमोद शर्मा। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे स्वच्छ एवं शुद्ध दुग्ध उत्पादन। स्वच्छ एवं शुद्ध दुग्ध उत्पादन आज के समय एक बहुत बड़ी समस्या है तथा बाजार में उपलब्ध दूध जो है कि कई प्रकार से केमिकल्स और मिलावटी सामान से ग्रसित रहता है। इसलिए स्वच्छ आज की सबसे बड़ी चुनौती है स्वच्छ एवं शुद्ध दूध उत्पादन। दूध दोहने से पहले पशु को जो आहार दिया जाता है वो आहार इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें डस्ट की मात्रा कम से कम हो, जिससे कि उसके अंदर डस्ट उड़ के दूध में जाने की संभावना बनी रहती है। हमको ऐसे आहार का प्रयोग करना चाहिए जिसमें नमी की मात्रा हो और जिसमें उड़ने की संभावना ना हो। कई प्रकार की फसलें हैं, जैसे प्याज है, पत्ता गोभी है, मूली है, किसान भाई उसको बटोर कर जानवरों को खिला देते हैं। ऐसे जानवरों के दूध में एक विशेष प्रकार की गंध आ जाती है जिससे कारण उसको पीने के एक्सेप्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है तथा वह दूध अमानक हो जाता है। आहार जो प्रयोग में लाना चाहिए जिसमें किसी प्रकार की गंध या बदबू ना आए, जिससे कि हमारा दूध अमानक ना हो। हमारे कुछ पशुपालक भाई गाय तथा भैंसों का दूध निकालते समय लापरवाही करते हैं, जिसके कारण दूध की गुणवत्ता तो खराब होती ही है, साथ ही साथ ऐसे दूध का सेवन करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप दूध दोहन के समय कौन कौन सी सावधानी रखें, आइए जानते हैं। आवास एक ऐसी जगह है जहाँ पर जानवर अपना 100% समय व्यतीत करता है। इसके लिए सबसे पहले हमें आवास की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूध दोहने से पहले आवास को अच्छी तरह से झाड़ना चाहिए। उसके अंदर जितने भी कचरा है, मिट्टी है, उसको साफ कर देना चाहिए तथा उसके अंदर पानी का छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे कि दूध दोहते समय दूध के अंदर किसी भी प्रकार की मिट्टी या डस्ट ना जाए, किसी भी प्रकार का उसमें गंदगी ना जाए। आवास के चारों तरफ जो भी मकड़ी के जाले लगे हैं या ऊपर जो भी गंदगी है उसको अच्छे से साफ कर देना चाहिए तथा हर 2 या 3 महीने के बाद उसको चूने से पुताई करते रहना चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए कि जानवर के दूध दोहने का कक्ष अलग संभव हो। अगर संभव नहीं है तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दूध दोहते समय आसपास कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं करे, चाहे वो दूध लेने वाले हों या कोई भी हो। फिर आती है पशु की रखरखाव। दूध दोहते समय पशु का विशेष महत्व है। पशु के दूध दोहने से पहले पशु के अयन, पशु के थन को अच्छी तरह साबुन के पानी से धोना चाहिए। उसके बाद गुनगुने पानी से उसके थन को और अयन को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। उसके नीचे के हिस्से में किसी भी प्रकार की मिट्टी, कीचड़ या धूल नहीं होनी चाहिए, जो कि दूध में जाने की संभावना बनी रहे। ग्वाले का प्रबंधन। ग्वाले के प्रबंधन में सबसे प्रमुख है कि उसके हाथ दूध धोने से पहले अच्छे से साबुन से धुले हुए हों। अगर साबुन उपलब्ध नहीं है तो निरमा या किसी ऐसी केमिकल से साफ करना चाहिए जिससे कीटाणु मर जाए। और ग्वाले को किसी भी प्रकार की ऐसी बीमारी जैसे खांसी, जुकाम या ऐसी टीबी, तपेदिक, ऐसी कोई भी प्रकार की बीमारी ना होनी चाहिए जो कि ग्वाले के द्वारा जानवर में या दूध में संक्रमित हो सकती है। ग्वाले को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह दूध दोहने से पहले या दूध दोहते समय न तो पान, गुटखा, सुपारी इस तरह का इस्तेमाल नहीं करे। ग्वाले को दूध दोहते समय पर्याप्त साफ कपड़े पहनना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि जो भी कपड़े पहने वो साफ हों, धुले हुए हों तथा संक्रमित रहित घोल में डुबोकर उपयोग किए गए हों। दूध दोहन करने वाले ग्वाले के नाखून कटे हुए होने चाहिए तथा उसे अपने सिर पर कपड़ा बांध लेना चाहिए। दूध निकालते समय धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ग्वाले को पूर्ण हस्त विधि से ही दूध निकालना चाहिए। उसके बाद है बर्तनों का प्रबंधन।
दूध दोहने के लिए एक विशेष प्रकार के बर्तन जिसको कि मिल्किंग पेल बोलते हैं का उपयोग करना चाहिए। इसमें इसकी बनावट इस प्रकार से यू शेप में रहती है कि इसमें आसपास की गंदगी, धूल, डस्ट जाने की संभावना बहुत कम रहती है। और दूध संग्रहण करने वाले बर्तनों को दूध बांटने के बाद में तुरंत बाद उसको अच्छे साबुन से और गुनगुने पानी के साथ साफ़ करने के बाद उसको साफ़ करके धूप में रख देना चाहिए। संभव हो तो धूप में रख देना चाहिए, नहीं तो छाया में उल्टे करके उनको सुखा लेना चाहिए। अगर उसके अंदर दूध की मात्रा जरा सी भी एक रत्ती भी रह गई तो वो हमारा अगला जो दूध है उसको ख़राब कर देगा, फट जाएगा, जिससे कि बहुत अधिक नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए जो मिल्किंग की पेल्स हैं या दूध दोहने वाले बर्तन हैं उनकी साफ़ सफाई अति आवश्यक है। दूध जाने के बाद इसको तुरंत बंद करके छान के कपड़े से छान कर इसका फर्दर प्रयोग में लाने के लिए प्रोसेस में लाना चाहिए। कुछ बीमारियां जैसे कि टीबी, तपेदिक, कनेला, ऐसी बीमारियां जिसके कारण दूध के खराब होने की संभावना रहती है तथा जिसके कीटाणु दूध में जाकर मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, ऐसे जानवरों के दूध को उपयोग नहीं करना चाहिए तथा उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है जिला नरसिंहपुर के किसान अशोक सिंह ने। आप गन्ने की पीली फसल के प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। इस समय गन्ने की कटाई जो चल रही है और उसका जो भी किसान भाई उसके खूंटी की फसल रखना चाहते हैं उनको निश्चित तौर पे जो है खूंटी फसल रखना चाहिए, क्योंकि खूंटी फसल से हमें मुरहन फसल के बराबर उपज प्राप्त कर सकते हैं अगर उसमें हम अच्छी प्रकार से उसमें शस्य क्रियाएं करें। हमें जो हमारा लागत होता है उसमें भी बचत होती है, लगाने का खर्च बचता है, जमीन की तैयारी का खर्च बच जाता है, सिराउल खोलने का खर्चा भी बच जाता है तथा जो टुकड़े काटे जाते हैं उसका भी खर्चा बच जाता है। इस तरीके से हम खूंटी की फसल से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए सबसे जरूरी है कि इस समय जो जनवरी के अंत से लेकर के मार्च के महीने तक जो भी फसल काटी जाएगी उसमें निश्चित तौर से हमारी खूंटी की फसल अच्छी होगी, उसकी उपज अच्छी होगी। उसके लिए अच्छे अनुशंसित प्रभेदों का उपयोग करें। एक अनुसंधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा निकाली गई कुछ प्रभेदों का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें COP 9301, BO 110, BO 136, BO 137, COP 9206, COP 112, BO 153 तथा राजेंद्र गन्ना वन जो कि अभी अनुशंसित की गई है लगाने के लिए। इन अगर प्रभेदों का हम अगर खूंटी फसल के लिए उपयोग करें तो निश्चित तौर से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। पत्तियां हटाना। नौदा फसल की कटाई जल्दबाजी में ऊपर से ना करें। कटाई के बाद खेत से पत्तियां निकालकर अलग कर दें। यदि फसल बीमारी रहित रही हो तो सिंचाई के बाद इन पत्तियों को गुड़ाई करके खेत में एक साथ फैला दें। यदि फसल में कोई प्रकोप रहा हो तो पत्तियां जला दें। उसके लिए साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि जिन खेतों में अगर हम खूंटी की फसल लेना चाहते हैं वह रोग और कीट व्याधियों से मुक्त होना चाहिए कि हमारे खूंटी की फसल की छटाई करें। जमीन की सतह से 5 से 7 सेंटीमीटर नीचे से सटाकर उसकी छटाई करें तेज औजार से, तो निश्चित रूप से जो भी हमारे पौधे निकलेंगे एक समान निकलेंगे और एक तरीके से बराबर निकलेंगे।
और छटाई करने के बाद हमें ध्यान देना चाहिए कि जो हम मिट्टी चढ़ाते समय जो मेड़ गन्ने पर बन जाता है उसे भी हटा देना चाहिए, काट करके मेड़ को तोड़ देना चाहिए, जिससे कि पुरानी जड़ें हट जाएं और नई जड़ों का विकास हो सके। पेड़ी गन्ने के खोड़ों में यदि 3 फुट से ज्यादा खाली जगह हो तो उसमें उसी किस्म के गन्ने की अंकुरित बोरियां अथवा गन्ना के झुंडों से खाली जगह भर देनी चाहिए। मानसून से पहले खूणों पर मिट्टी चढ़ा दें तथा अगस्त सितंबर में गन्ने को गिरने से बचाने के लिए बंधाई कर दें। गड्ढा विधि से कोई फसल की पेड़ी में नीचे की गन्ने की सूखी पत्तियां उतारकर लाइनों के बीच बिछा दें। उसके लिए जरूरी है कि जब तक हमारा पौधा नहीं लग जाए उसमें नमी होना चाहिए, सिंचाई करते रहना चाहिए। हम अपने खेतों को खाली बैग भरने के बाद उपरांत जो है उसमें देखेंगे करीब जो हमारी गन्ने की छटाई होती है, छटाई के बाद एक हल्की सिंचाई करने के बाद उसमें खाद उर्वरक देने की भी व्यवस्था करना चाहिए ताकि हमारी उपज अच्छी हो। पेड़ी फसल में 5 से 6 टन गोबर की सड़ी गली खाद प्रति एकड़ डालने से उपज ज्यादा होती है। 90 किलोग्राम शुद्ध नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी वाले क्षेत्रों में 20% किलोग्राम शुद्ध फास्फोरस प्रति एकड़ डालें। फसल में लगभग 65 किलोग्राम यूरिया और 125 किलोग्राम सघन सुपर फास्फेट पहली गुड़ाई के समय फरवरी मार्च में प्रति एकड़ डालकर सिंचाई करें तथा बत्तर आने पर गुड़ाई भी करें। इसमें करीब खूटी फसल में 4 से 5 सिंचाई देने की अनुशंसा की जाती है। उसमें जब भी हम सिंचाई करें, सिंचाई करने के बाद गन्ने के पत्तियों के बीच में अंतरकर्षण अवश्य करें जिससे वायु का संचार हो सके और हमारी फसल जो है तेजी से बढ़ सके। यह भी ध्यान दें कि जब हमारी खूटी की छटाई होती है तो उसमें बेबेस्टीन 0.1% 1 लीटर पानी के हिसाब से मिला करके खूटी की फसल पर छिड़काव करें ताकि आगे आने वाले समय में कीड़ों तथा बीमारियों से हमारी फसल को बचाव हो सके। दीमक और प्ररोह बेधक कीट से बचाव के लिए 2.5 लीटर क्लोरोपाइरीफोस 20% को सिंचाई के साथ लगाएं या रेती में मिलाकर खेत में एक साथ छिड़क कर सिंचाई कर दें। काली कीड़ी की रोकथाम के लिए डाइक्लोरोवास 160 मिलीलीटर को 10 किलो यूरिया के साथ 400 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़कें। अंगोला बेधक कीट की रोकथाम के लिए 410G की 8 किलो खाद के साथ मिलाकर प्रति एकड़ डालकर सिंचाई कर दें। सफेद पत्तियां होना लौह तत्व की कमी का लक्षण है, इससे गन्ने की वृद्धि बिल्कुल बंद हो जाती है। इसके लिए 1 किलो फोरस सल्फेट तथा 4 किलो यूरिया 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ छिड़कें। इस तरीके से अगर हम ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हमारी खूटी की फसल अच्छी होगी, उससे उपज भी हमें अच्छा प्राप्त होगा। आज की इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम मोतिहारी जिला शिवपुरी के किसान अरमान अंसारी ने। आप गेहूं की फसल में कंडवा रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आप लोगों को गेहूं में लगने वाले रोग लूज स्मट के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं। लूज स्मट ऑफ वीट एक फफूंद के द्वारा फैलने वाला रोग है जो कि यूस्टिलैगो न्यूगोटिटेसाई के द्वारा ये बीमारी कॉज होता है। इस बीमारी में जो गेहूं की बालियां हैं वो सारी बालियां काले और भूरे रंग के पाउडर में परिणित हो जाती है और इससे काफ़ी नुकसान होता है। ये बीमारी मुख्यतः संक्रमित बीज के द्वारा फैलता है और जब ये संक्रमित बीज किसान अपने खेतों में लगाते हैं तो आने वाले फसल में लूज स्मट दिखाई देता है। जैसा हम लोग देखते हैं कि लूज स्मट को शुरुआती दौर में उसको पहचान पाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये बीमारी तभी दिखती है जब बालियां आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि लूज स्मट से अफेक्टेड जो बीज होते हैं उसकी बालियां थोड़ा जल्दी आ जाती है स्वस्थ बालियां की तुलना में। गेहूं का खुला कंडुआ या लूज स्मट रोग, यह रोग आंतरिक रूप से संक्रमित बीज से पैदा होता है। इसका रोगजनक एक कवक अस्टिलैगो सेजिटम प्रजाति
ट्रिटिसाई होता है, जो कि बीज के भ्रूण भाग में छिपा रहता है तथा संक्रमित बीज ऊपर से देखने में बिल्कुल स्वस्थ बीजों की तरह ही दिखाई देता है। इस रोग से प्रति वर्ष उत्तर भारत में गेहूं की उपज में 1 से 2% की हानि होती है। इस रोग के लक्षण बाली आने पर ही दिखाई देते हैं। रोगी पौधों की बालियों में दानों की जगह रोग जनक के रोग कंड यानी स्पोर्स काले पाउडर के रूप में पाए जाते हैं, जो कि हवा से उड़कर अन्य स्वस्थ बालियों में बन रहे बीजों को भी संक्रमित कर देते हैं। इस प्रकार रोग आगे आने वाली फसल में पहुंच जाता है। अब हम इसके रोकथाम के बारे में चर्चा करते हैं। इसकी रोकथाम बहुत ही किसान भाइयों बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो जो हमारे रोग प्रतिरोधक अगर हमारे पास किस्म है, जैसे राज 2296, PBW की किस्में हैं 65, तो इन सब किस्मों को लगा करके लूज स्मट को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अगर जिस खेत में लूज स्मट दिखाई देता है तो किसान उस खेत के बीज को अगले साल ना लगाएं, ये एक सलाह दी जाती है, और बीज किसी प्रमाणित बीज को ही अपने खेत में लगाएं, जिससे कि इस बीमारी पे कंट्रोल किया जा सकता है। रोकथाम। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर जला दें, साथ ही रोग ग्रसित बालियों को सावधानी पूर्वक तोड़कर खेत से अलग कर दें। रोग से बचाव के लिए बीजों को कार्बोक्सिन 75 WP 1.5 ग्राम या कार्बेंडाजिम 50 WP 1 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार कर बुआई करें और खड़ी फसल में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके उपरांत एक केमिकल विधि द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा भी उपचार किया जाता है। इस उपचार में हम लोग वीटावैक्स या कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम पर किलो यानी कि 2.5 ग्राम केमिकल को 1 किलो वीट के साथ उसमें हम लोग मिक्स करके मिला करके और खेतों में उसको लगाते हैं, जिससे कि इस बीमारी पे कंट्रोल रोकथाम होता है। इसके बाद अगर एक और उपचार होता है कि अगर आपको खेतों में उस तरह की बालियां दिखती है तो हम क्या करते हैं कि एक लिफाफे में उस बाली को जो संक्रमित बालियां हैं उस लिफाफे में उसको डाल करके बांध के काट लेते हैं और उस बाली को या तो हम लोग जला देते हैं या फिर ज़मीन में गाड़ देते हैं। इसके दौरान इस उपरांत हम लोग इस बीमारी को रोकथाम कर सकते हैं। इस तरह से बताए हुए बातों को अगर किसान भाई एवं बहन अपने खेतों में अगर उसको उपयोग में लाएंगे तो गेहूं की एक अच्छी फसल को वो अपने खेतों में पाएंगे। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उत्पादन के लिए प्याज की फसल में जरूरी कार्य। नजर न आने वाले निमेटोड की रोकथाम।